द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज जर्मनी से एक दफा फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर प्रदीप पवार जी। डॉक्टर साहब 6 वीक्स इंडिया में स्पेंड करके आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। जी डॉक्टर साहब, बताइए कैसा रहा आपका इंडिया का विजिट। जी साहब नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बड़ा अच्छा लगा आपसे इतने महीनों के बाद दोबारा शो पे आने के लिए। और जी लाइकवाइज। थैंक यू। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं 6 हफ्ते के लिए एक टूर के लिए गया था इंडिया। उसमें थोड़ा पर्सनल काम भी था मेरा, थोड़ा-सा ऑफ़िशियल काम भी था और थोड़ा-सा मैंने टूरिज़्म भी किया। जो मैं आपको इन तीनों फ़ैसेट्स के अंदर अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी जी। पर्सनल काम में तो मेरी मदर से मुझे मिलना था, 96 इयर्स की हुई हैं। और थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह का भी चक्कर था, तो उसको सेटल करना था भाई के साथ, तो उसके लिए मुझे पंजाब भी जाना पड़ा। और एक मैं जब मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मैंने आपसे एक बारी बात भी की थी मेरा स्पाइन का, तो मेरे दोस्तों ने एक दुआ माँगी थी कि जब तुम ठीक हो जाओगे, तो हम कुछ जो होली प्लेसेस हैं, उनको विज़िट करने जाएँ। तो फिर मैं अच्छा। पटना में पटना साहिब गुरुद्वारा विज़िट करके आया हूँ। और फिर आगे उन्होंने एक मेरे लिए सरप्राइज़ रखा, तो मैं फिर अपने अमृतसर पहुँचा हूँ गुरुद्वारे में। और उसके बाद मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट हुआ कि मैं नया जलियांवाला बाग देखूँ, जो अभी उसको नया बिल्कुल नया उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, उसमें बड़ा एडिशन किया गया है। एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उस डिजिटलाइज़ेशन उसको किया गया है। वहाँ पर जो एंट्री है बिल्कुल फ्री कर दी है, स्कूलों के बच्चे आते हैं, बहुत बड़े टूरिस्ट आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरानी हुई अ, उस जलियांवाला बाग को विज़िट करने के लिए साउथ से और बिहार से बहुत लोग आते हैं। उनमें उनमें कुछ जज़्बा है, वो बच्चों के बच्चे स्कूलों में ट्रेन से आते हैं और वहाँ पर आके इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। और जगह-जगह वो जहाँ पर वो गोलियों के निशान बने हुए हैं, वहाँ पर डिस्कशन भी उनका होता है। और वो जो कुआँ था उसके ऊपर मैंने देखा इतने सारे इकट्ठे हुए हुए फ़िल्म को रिकॉल किया गया जो गाँधी में भी दिखाया गया था। तो ये मेरे लिए भी एक जज़्बाती चीज़ थी, मैंने भी उसको विज़िट किया, मुझे भी रिकॉल किया मैंने उस चीज़ को। और जितने भी वो कोट्स किए हुए थे लाला लाजपत राय के, भगत सिंह के, वो सब लोग वहाँ पर बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं और उनपे फर्श के ऊपर बैठ के उस पे डिस्कशन करते हैं। साथ में कोई ना कोई हिस्टोरिकल आदमी होता है या टीचर होता है, जो उनको इलैबोरेट भी करता है। ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो आने वाली जनरेशंस को भी एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ-साथ ऑन साइट विज़िट में इलैबोरेट करके उनको एक तरीके से इस हिस्ट्री में एक पार्ट अदा करने का मौका। जी डॉक्टर साहब, मैंने भी विजिट किया है जलियांवाला बाग, लेकिन वो काफी पुरानी बात है। उस वक्त ये सारी चीजें वहां नहीं थी। तो अच्छी बात है कि अगर इस तरह से बच्चों को इतने अच्छे तरीके से बताया जाता है, तो बड़ा बड़ा अच्छा है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा जी। एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। जलियांवाला बाग मैं पहले नहीं गया था। मैं इस हम्म। टाइम भी गया हूँ। ये मोदी सरकार ने जलियांवाला बाग को और भी ज़्यादा इलैबोरेट कर दिया है। और लोग जलियांवाला देखने वाले जो हैं वो गुरुद्वारा भी जाते हैं और साथ में वहाँ से 4 बजे पहुँच जाते हैं अपने वाघा अटारी बॉर्डर। हम्म। वाघा अटारी बॉर्डर पे गया था अपने दोस्तों के साथ। वो थोड़ा-सा जो ड्रामा होता है, सैल्यूट मारते हैं दूसरे को। इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैड अ वेरी नाइस कम्युनिकेशन आल्सो विद वन पाकिस्तानी। तो वहाँ हम्म। पर जो वीआईपीज़ की जो उन्होंने वो बनाई हुई है पार्किंग, तो मैं उस पार्किंग के ऊपर चढ़ के उस तरफ देख रहा था। तो एक मुझे पाकिस्तानी, पंजाबी मुझे मिले, तो मैंने उनको भी सलाम बोली। तो वो बड़े खुश हुए, कहते हैं, "आप कहाँ से आए हैं?" मैं कहा, "मैं बेसिकली तो कानपुर से हैं, लेकिन मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन जर्मनी से आया हूँ, जर्मनी में रहता हूँ।" हम्म। तो उन्होंने मुझे बड़ा इस्तकबाल किया और उन्होंने मुझे बताया कि यार ये सब हटा दें तो हम भी इधर आएँ, आप भी आओ। तो मैंने कहा मेरी वालदा थी, तो उन्होंने बोला बोलिए कोई मैसेज देना है। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते जी आज से 40-50 साल पहले ऐसा होता था कि लोग बॉर्डर पे आके अपना खत फेंक जाते थे, हमारे हम्म। खेतों में। हम हम्म। लोग वो थे और उसपे एड्रेस लिखा होता था, अपनी जेब से स्टैम्प लगा के उनके जाते थे। यही काम हमारे लोग भी आते थे बॉर्डर पर, इस तरफ खत फेंक देते थे,
वो यहाँ पहुंच जाता था। कहता ये भी बंद हो गया। बड़ा अफसोस उसने मनाया इस बात का, और मुझे उसकी आंख में दर्द भी नजर आया। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं? कहते नहीं जी, आप यंग जनरेशन के लोग हैं, तो आप भी कुछ कीजिए ताकि ये सब तमाशा हट जाए। तो ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे लगता है कि बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार लोग वही हैं जो आज 47 वाले थे। ये 47 ने जो चेंज किया है, इसका हम लोगों पे नहीं असर जी हुआ, पॉलिटिक्स पे जरूर असर हुआ है। ये जी, मेरा ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छी बात। ये फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी जो है ना जी, इसको भी मेरे ख्याल है ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। हाँ जिस जी। तरह से वो जंगी जुनून पैदा करने की, वार हिस्टीरिया पैदा करने की कोशिश नजर आती है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मेरा जो जर्नी थी वो थोड़ी ऑफिशियल थी। मैं रिटायर होने के बाद मेरी कंपनी वालों ने एक विश थी कि जब भी आप दोबारा इंडिया आए तो हम आपसे फेयरवेल करना चाहते हैं। तो हम्म, इसी सिलसिले में मैं फिर महाराष्ट्र चला गया। वहाँ पर औरंगाबाद गया, नासिक गया, पूना गया, मुंबई गया। तो वहाँ पर मैंने 4 साल के अंदर जो डिफरेंस देखा, जो डेवलपमेंट देखा, वो मेरे से खुद ही मैं उसमें हैरान हो गया। हम्म, अभी औरंगाबाद गिना जाता है हिंदुस्तान का सबसे गंदा शहर। कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, मुसलमानों की बहुत मेजॉरिटी है। और लेकिन मैं तो वहाँ जाके बिल्कुल हैरान हो गया, इतनी डेवलपमेंट उसके अंदर हुई है। और एक बात का मुझे, मैंने कहा चलो शाम को मैं थोड़ा-सा अपने दोस्तों के साथ मिल के आता हूँ। हम्म, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ जहाँ रहती है, वहाँ देखने जाऊँ। तो मैं वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अपने दोस्त को लेके गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ लोगों ने वार्न भी किया कि आप इन 2-3 बस्तियों में ना ही जाएँ तो अच्छा है। ये हम्म, थोड़ा-सा मुझे अफ़सोस इस बात का रहा कि उनकी वार्निंग की वजह से मैं नहीं गया। जहाँ मैं गया हूँ, तो वहाँ देखा है कि अब जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद या नासिक में अभी भी अंडर डेवलप्ड है। हम्म, और एक अंडरस्टैंडिंग सी लोगों में हो गई है कि आप ये जो रेड लाइट है, रेड लाइन है, इसको नहीं आप पार करें। तो वो उसको उसमें वो रहते हैं। लेकिन मैंने कोई भीख माँगता हुआ नहीं देखा, मैंने किसी को सड़क के ऊपर नंगा लेटा हुआ नहीं देखा, या सभी काम करने वाले लोग हैं, सब के सब जो हैं उनके पास, जो मेरी नज़र में आया, सबने मुझे यही बोला कि ये लोग जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये हाथ का काम करें। सबके पास इलेक्ट्रिशियंस का प्रोफ़ेशन है, सबकी दुकानें हैं, और कोई भी निकम्मा नहीं बैठा हुआ। और जहाँ तक कम्युनिटी का हिंदुओं के साथ उठना बैठना है, उस बस्तियों से बाहर निकल गए हैं। उनका जो सोचने का ढंग, तरीका बिल्कुल औरों से अलग है। वो ना फ़ैनाटिक हैं, ना ही और वो ये कह सकते हैं कि वो एंटी इंडिया या एंटी हिंदू या काफ़िर, ऐसे उनकी ज़ुबानों में नहीं नज़र आता। लेकिन मुझे कुछ कंपनी के अंदर ने बताया कि जब यहाँ पर एजुकेटेड मुस्लिम वहाँ से उम्रा करके आते हैं, फिर उनकी दाढ़ियाँ बढ़ जाती हैं, फिर वो कैंटीन में इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाते। ये मैंने अपनी आँखों से भी देखा है। और हम्म, इसका क्या क्या वजह हो सकती है, ये मैं उनसे नहीं पूछ सका। और मैंने उसकी यार हिम्मत भी नहीं की कि ये पर्सनल मामला है, और इसी बात का मुझे अफ़सोस रहा। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, वो मेरे साथ हुई है। जब मैं हायर जी, सेकेंडरी में था, तो हम्म, मैं एक एलाइट स्कूल में पढ़ा हूँ, अपने भाई के साथ, मेरी बहन भी एलाइट स्कूल में पढ़ी है। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 62-63 में एक रूल बनाया था कि जितने भी डे स्कॉलर्स हैं, उसमें कम से कम 30% माइनॉरिटीज़ भी होनी चाहिए। पढ़ने वाले थे मेरे 2 और कोलीग्स, तो 35-30% जो होते थे वो मुस्लिम कम्युनिटी, सिखों को, बुद्धिस्ट को वो माइनॉरिटी में नहीं मानते थे, क्योंकि वो हिंदुओं की तरफ से आए हुए हम्म, थे, होते थे। मैंने अपने भाई से पूछा, अपनी सिस्टर से पूछा कि जो तुम्हारे साथ स्कूल में उस वक़्त मुस्लिम लड़के-लड़कियाँ पढ़ते थे, वो कहाँ तक पहुँचे? हम्म, बहुत अफ़सोस हुआ सुनकर। ये तो मेरी आँखों देखी बात है कि जो फीमेल्स थी, वो 8वीं जमात करने के बाद उनमें से 50% 9th में नहीं आती थी। ड्रॉप आउट। हाँ, ड्रॉप आउट। उनके पेरेंट्स ने बैठ जाओ घर, 14-15 की साल की उम्र में शादी-वादी स्टार्ट हो जाता। और जो लड़के भी थे, वो भी करीब 10% कम आते थे, और 10th में आते-आते उनमें से 50% भी चले जाते थे।
और मैं अपनी अगर याददाश्त मेरी ठीक है, तो मेरी पूरी क्लास में 11th क्लास में सिर्फ़ 1 लड़की थी। और करीबन उस 35-36 की नफ़री में से सिर्फ़ 7 ने हायर सेकेंडरी, और अफ़सोस की बात है उनमें से कोई भी एक कॉलेज नहीं गया, जबकि ये उनको बहुत पूरी फैसिलिटीज़। जी, बहुत ही बदकिस्मती की बात है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि हमारे इस वक़्त 27 मिलियन बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए जी, और ड्रॉप आउट रेट जो है फर्स्ट क्लास से लेके 11th तक वो बताया जाता है कुछ 60% है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ सुनकर, फिर मैंने थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट भी किया उनसे वज़ूहात पूछने के लिए, कि ये आप लोगों ने ऐसा, उस वक़्त तो शायद मेरे सोचने की शक्ति नहीं थी, कि मैं उनसे ये क्वेश्चन, आज मैं 65 साल की उम्र के बाद मुझे लगता है कि ये मुझ में इस बात की समझ भी आ गई है कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, और उन लोगों में भी इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि बता सकते हैं। तो उन्होंने भी यही बात बोला कि माँ-बाप ने हमें आगे पढ़ने नहीं दिया। क्यों? उन्होंने बोला कि जी हमारे पास बूचर की दुकान है, वहाँ आके बैठ जाओ। हमारे पास एयर कंडीशन हम बनाते हैं, उसकी दुकान है, वहाँ चले जाओ। और चौधरी साहब, एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो सब के सब कामयाब हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छा उनका स्टेटस है, और उन सब में कैपेसिटी है काम करने की, और उनकी रिस्पेक्ट है। मेरे घर में मेरी मदर को टेक ऑफ करने वाली जो सिस्टर आती है, वो एक मुस्लिम है, सलमा उसका नाम। तो 30-35 हज़ार रुपया मेरे घर से मेरी मम्मी उसको देती हैं, क्योंकि वो 24 आवर्स वहाँ रहती हैं। उनके हस्बैंड भी 30-35 हज़ार कमाते हैं। वो अपनी कम्युनिटी के गेटो से निकल के बाहर आ गई हैं, तो बच्चों को पढ़ा। हुँ, हुँ। पीछे हमारे घर के साथ एक दर्जी हैं, वो भी मुस्लिम हैं, बड़े अच्छे हैं हमारे घर। वो रोज़ सुबह मेरी मदर को मिल के आके भी दुकान खोलते हैं। वो यही कहते हैं कि जब से हम अपनी इस कम्युनिटी को छोड़ा है, तब से हुँ, हमने हमारे में अवेयरनेस आई है। और यही मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही बात बोली कि हमने अपने बच्चों को अब पढ़ाना स्टार्ट किया। हुँ, वो मेरी लड़की की उम्र की ही है, कोई 32 साल की है, 31 साल की है, कोई कस्टम अफ़सर बन गई है, और कोई जो है वो पुलिस में चली गई हैं। और लेकिन अवेयरनेस कब से आई है, वो अपने सीने पे हाथ रख के बोलते हैं, जब से ये मोदी सरकार आई। हम हुँ, लोगों हुँ, को एम्पावरमेंट का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, हमारे साथ हमारा कानून है, वो हमें हेल्प करता है। नहीं तो हम ये शरिया-वरिया के किस में फँसे रहते थे। तो ये चौधरी साहब, मुझे इस बात का बड़ा अफ़सोस है कि हुँ, इन लोगों ने अपनी एम्पावरमेंट के लिए खुद कुछ नहीं किया, ना? थोड़ा सोसाइटी ने भी इनको बैकवर्ड रखा, और दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर के 8 किलोमीटर पे बस्ती है पुल बंगश। आप वहाँ जा नहीं सकते। हुँ, हुँ, 90% 78 80-90% के करीब मुस्लिम्स वहाँ रहते हैं। हुँ, और हुँ, उन्होंने जो 10% बाकी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, उनको उनके नाक में दम कर, का कोई त्योहार आ जाए, कोई होली आ जाए, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हुँ, हैं। अब हुँ, गुड़गाँव के पास एक शहर है नूह, वहाँ पर दादी साहब आप यकीन नहीं करेंगे, 78-80% मुस्लिम हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, और जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, वहाँ हमेशा स्यापा पड़ता है। यहाँ से जाएगा नहीं, मस्जिद के सामने से निकलेंगे नहीं, ये करेंगे। पाकिस्तान में ये एक नैरेटिव बना हुआ है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम जो है उनको पढ़ा पीछे। अब मैं तो उल्टा देख कर आया हूँ। हुँ, हाँ, हुँ, तो काम ही उल्टा है, ये विक्टिम कार्ड वो खेलते हैं, लड़ाइयाँ वो करते हैं, क्रिमिनैलिटी गुड़गाँव तक आके तो वो उनकी शरारतें होती हैं, और एक क्लैन्स बने हुए हैं उनके, और बीच में उन्होंने बहुत सारे रोहिंग्यास को एडजस्ट किया हुआ है, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, बस वो अपने केजरीवाल जैसे लोग हैं, जिन्होंने उनको कार्ड-वार्ड दे दिए ताकि उनकी वोट बैंक बन जाए। तो जो पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, ये मैं 95% कह सकता हूँ कि गलत है। हुँ, हुँ, जहाँ शरारतें होती हैं, वहाँ दोनों तरफ से होती हैं। एक प्रोवोकेट होता है, दूसरा प्रोवोकेट करता है। हुँ, हुँ, और मामला यही होता है जहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमानों की है, वहाँ पर जो सिख हिंदू हैं, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। उनका उनका हाल खराब ही किया जाता है, उनको तंग भी किया जाता है। तो सरकार जो है वो इस चीज़ को एलैबोरेट नहीं करती, और थोड़ा-सा दबाने की कोशिश करती है कि ये बाहर ना आए, ताकि एक सोशल इनसिक्योरिटी ना पैदा हो। आपने कहा कि मुसलमानों में जो अवेयरनेस आई है, नरेंद्र मोदी जी के आने से आई है।
तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल उलट हिसाब है। वो कहते हैं जी जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, मुसलमानों पे ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये ये नैरेटिव सना चल रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, ये प्रोपेगेंडा है। मैं हुँ, अपनी आँखों से देख कर आया हूँ, मुसलमानों के घरों में गया हूँ, मेरे दोस्त भी मुस्लिम्स हैं, हमारे घर में काम करने वाली सिस्टर भी मुस्लिम्स हैं और सबसे मुसलमानों की वो मोदी को कहती है हमारा भाई है। इसने हमारी हुँ, ज़िंदगी बचा ली है, 3 तलाक किए हुए हैं, ये जब ये हलाला-शलाला जो होता था सारा, इसको कंडेम किया जाए। और चौधरी साहब एक चीज़ आपको मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिसमें वो योगी साहब बैठे हुए हैं, भगवे कपड़े पहन के वो सिर ढका उनका, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए काम किया। करीबन 40% जितने घर बने हैं, वो मुस्लिम फैमिलीज़ को ही दिए हैं। हुँ, हुँ, और स्कूलों में जो बच्चों को एम्पावरमेंट किया है, उसका फ़ायदा मुसलमान बच्चों को तो आपको लैपटॉप चाहिए, उनको वज़ीफ़े मिलते हैं और पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए भी उनको जो सहूलतें दी जा रही हैं, वो मेरा ख़्याल है किसी और कंट्री में अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, उनको नहीं ना ही मिल रहा है। ये एक मैंने आँखों देखी ये मेरी बातें हैं। मैं नोएडा भी गया था, मैं हुँ, गुरुग्राम भी गया था, सब पूछने के लिए, देखने के लिए और मुझे इसी बात का सबसे यानी हैरानी इस बात की हुई कि अ, जो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी अपलिफ्टिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हुई है और वो अभी अनलिमिटेड बढ़ती जा रही है। अभी आप देखिए असम के अंदर वो एक नया बहुत एस्पिरेंट टाइप का चीफ मिनिस्टर है हिमंता, उसका नाम है। उसने बोला है कि जितने भी मदरसे इल्लीगल है वो सारे बंद करो, उनको स्कूल में कन्वर्ट किया जाए। हुँ, और हुँ, 18 साल से नीचे वाली लड़की की शादी नहीं होगी, मैं नहीं शरिया वरिया को हुँ, तो हुँ, उसने उसको कानून में तब्दील कर दिया है और उससे डायलॉग में बात करता है, ये नहीं कि वो कहता है अच्छा डिस्कशन करो। तो उसकी बात मान गए हैं। जो नेटिव मुस्लिम्स हैं असम में, वो 100% इंडियंस हैं और हुँ, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनके लिए हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ गई है। उनकी उनकी उनका मेरे हिसाब से तो यानी कोई कितनी रिकॉर्ड पे मैं नहीं कह सकता कि 40-46 मिलियंस के करीब बंगाली जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश से आए हुए। वो इतने ज़्यादा इंडियन लवर्स नहीं है, हुँ, तो वो हुँ, लोगों के दिलों में एक तरीके से नफ़रत तो नहीं मैं कह सकता, एक एग्रेसिवनेस है कि इनको वापस भेजो, इनको निकालो यहाँ से। ये तो घर डालते हैं, आप कलकत्ता विज़िट नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत कलकत्ते की सड़कें हैं, उसके ऊपर बंगाली लाल-लाल दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, बकरे काट रहे हैं और घूम रहे हैं सड़कों ये मेरा जो एक्सपीरियंस था चौधरी साहब मुस्लिम्स का मैंने थोड़ा-सा आपको इलैबोरेट किया है। जो पाकिस्तान में जो नैरेटिव है, मैं उसको 100% मैं खंडन कर सकता हूँ। ये बात गलत है। हाँ, जहाँ पर एट्रोसिटीज़ हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। जहाँ इनकी आपस में जैसे गौसुद्दीन हैं वो हैदराबाद के, वो औरंगाबाद में जाके उसकी औरंगज़ेब की कब्र के ऊपर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, होमेज पे करने जाते हैं, उससे लोग प्रोवोकेट होते हैं, है ना? तो इन चीज़ों को भी पाकिस्तान में कभी दिखाया नहीं जाता, ना बताया जाता है, ना इसके ऊपर हुँ, इसको इसको ढंग से इसकी कोई मजम्मत होती है वहाँ पर। तो वो लोग कहते हैं कि तुम इंडियंस हो और भारत में रहने वाले हो और तुम इंडियन पहले हो और मुसलमान बाद में हो। और वो हमेशा ही पहले मुसलमान है, फिर वो अपने मुग़ल का कोई समझता मैं उसकी फैमिली से बाहर आया हूँ। कोई लोग कहते हैं इसके फादर का नाम पता नहीं कौन मोहनलाल, मदनलाल था। तो हुँ। ये कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। इसके ऊपर लगता है कि हम सबको कोई भी तवज्जो देने की ज़रूरत मैंने डॉक्टर साहब इंटरव्यू किया था शाहिद सिद्दीकी साहब का। वो दिल्ली में रहते हैं और वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। तो जी, उन्होंने कहा कि तकरीबन सारे फसाद मैंने कवर किए हैं जो राइट्स हुए हैं, और अक्सर बेशतर जो स्टार्ट है ना वो मुसलमानों की तरफ से होता है। ही बिल्कुल ठीक वाज बोला। ही वाज ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट दैट। या लेकिन पाकिस्तान में जो इम्प्रेशन है ना वो ये है कि हर हर तरफ से ज्यादती जो है ना वो मुसलमानों के साथ होती है। वो दैट इज इन डीपली इनग्रेन्ड। ये आप या कह लीजिए लोगों के जहन में जो है ना ये है पक्की बात। ये बिल्कुल आप ठीक बोलते हैं। मेरे पास भी जो मुस्लिम फ्रेंड्स यहाँ पर हैं उनकी भी नज़रिया यही रहता है। लेकिन अब वो धीरे-धीरे उन्होंने जब इन्फॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है
और वो यूट्यूब्स में इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, तो उन्हें पता लगा और मैंने कुछ बुक्स भी खरीदी हैं, जो मैं पढ़ने के बाद उनको देता हूँ कि ये पढ़ो आप, तो आपको इन्फॉर्मेशन पता लगेगा। अनफॉर्च्युनेटली चौधरी साहब इस वक़्त मेरा कश्मीर जाने का नहीं हुआ। ये तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं श्रीनगर जाऊँ और वहाँ पर कुछ इंडिया के यंग यूट्यूबर्स थे जिनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट है। तो लेकिन मेरी मदर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कैंसल किया। उसी कैंसलेशन में मेरी डॉक्टर इशरात अहमद साहब से मुलाकात पर्सनली नहीं हुई, जबकि वो बुक फेयर में आए थे और मैंने उनको बोला था आज मैं 6 बजे उनको मिलने आऊँगा और कुछ दोस्त को लेके आऊँगा और फिर वो मेरे घर आने का उनका प्रोग्राम था, मेरी मदर से मिलने का, वो भी नहीं हुआ। तो कश्मीर के जो नेटिव्स हैं, वो हमारे नीचे वाली बिल्डिंग में डॉक्टर कौल रहते हैं। तो मेरी उनसे अच्छी मुलाकात हुई, वो कहते हैं मैं अभी जाकर आया था 1.5 हफ्ता वहाँ रहकर आया हूँ। तो जो कश्मीरियों में हिंदुओं की रीसेटलमेंट है, वो बहुत स्लो चल रही है और उन्होंने इस बात को ये भी कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी उसको स्पीड अप करने के लिए ज़्यादा नहीं किया जा रहा। वो उनका कहने का मतलब है कि जो कश्मीर के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं या बीएसएफ वाले हैं या जो आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं, उनके लिए अगर वो कश्मीर से बिलॉन्ग करते थे, उनके बुजुर्ग, वो वहाँ पर जो कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं उसमें रह सकते हैं और उनको कुछ फैसिलिटेट भी किया जाएगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान में नैरेटिव है कि वहाँ हिंदुओं को लाके खड़ा कर दिया, ये कर दिया ये ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है। ये नैरेटिव आप चेंज भी नहीं कर सकते दिमाग में क्योंकि वो ये चूरन वो बेचते हैं, उस चूरन से उनकी रोटी चलती है, वो हकीकत को बता ही नहीं सकते। जी, मैं खुद भी ये सोचता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर डेमोग्राफिक बैलेंस आपने वहाँ का बदलना है, तो फिर 5-7 लाख जो जो पंडित्स हैं, हाँ जी, उनसे तो डेमोग्राफिक बैलेंस नहीं बदलेगा ना, वो तो ऑलरेडी वहाँ के बाशिंदे थे, वहाँ रहते थे। बि बिल्कुल, तो वो अगर बिल्कुल। 5 लाख जो हैं, 6 लाख लोग अब तक नहीं बसाए जा चुके, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेमोग्राफिक बैलेंस बदलने में कितना अरसा लगेगा और कितने मिलियंस ऑफ हिंदूज को वहां आपको सेटल करना पड़ेगा। और वहां की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अब तो थोड़ी बेहतर है, लेकिन जो पहले के हालात थे, उन हालात में कौन वहां जाके रिस्क लेगा अपनी अपनी जिंदगी का? नहीं, 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 चौधरी साहब ये जो रीसेटलमेंट का प्रोग्राम है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसलिए स्लो रखा गया है, ताकि ये एक जो 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 पाकिस्तान का नैरेटिव है, उसके ऊपर ज़्यादा घी ना डाला जाए। तो वो उसको कह रहे हैं कि इसको सिंपल आप देखिए जम्मू में कितने कितने जो हिंदू पंडित हैं, वो वहीं पर अभी कैंप्स में रहते हैं। अगर इतना आसान होता उनको रीसेटल करने का, तो वो कब के 370 और 35 ए के निकलने के बाद कब के चले जाते वहाँ ना। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज का जो नारा पाकिस्तान में लगाया जाता है उसको मैं 100% आपके थ्रू बोलूँगा कि गलत है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, जो जे-एंड-के की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है बहुत बढ़िया हो गई है, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग रात को आपको 10-10, 11-11 बजे सड़कों पे मिलते हैं रेस्टोरेंट चलते हैं, सिनेमा हॉल स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं सामने आया, जिसके आदमी यानी डर के मारे हाँ, पुलवामा के बाद अभी जम्मू के हिस्से में 1-2 टेररिस्ट अटैक ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो आप ये सोच सकते हैं कि वो भी सिक्योरिटी का थोड़ा लैप्स हुआ, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही अटैक किया। लेकिन जब उन्होंने पहले आने वाले बिहारियों को या किसी को मारा था, उसका इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कि कश्मीर के लोग सड़कों पे बाहर आ गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीरीज़ आर वेरी पीस लविंग और ये जितने भी जो अपनी रोटियाँ सेका करते थे अब्दुल्ला और मुफ्ती, ये इनको वहाँ कोई इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, इनको कोई नहीं पूछता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, 4 बंदे आते हैं और इनकी कोई बात कोई नहीं सुनता, इनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँचती और इन्होंने अपने मिलियंस कमा लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो महबूबा मुफ्ती है, उसने अपने मकान को रेनोवेट करने के लिए $40 मिलियन भी लगाए। वो कहाँ से आए हैं? मिलियन? कौन-सी दुक हाँ, उस 40 इतना 40 मिलियन? 40 मिलियन ये न्यूज़ पे सुन के मेरा दिल धक गया। मैंने कहा ये कहाँ से आए हैं?
तो ये अब्दुल्ला साहब की आप बिल्डिंग देख लीजिए, खैर वो तो एक अपने आप को बोलते हैं कि मैं पैदाइशी अमीर आदमी हूँ, लेकिन कौन-सा नौकरी करते हैं, इतने-इतने रेनोवेट किए उन्होंने मकान अपने। तो लोगों को पता लग गया है कि इन्होंने जो एड्स दिल्ली से यहाँ आती थी, ये इन्होंने खाई है। इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है वहाँ पर। अब वो कब वहाँ पर नॉर्मल एक स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटस बनेगा, दैट आई कांट से एनी, बट आई थिंक इस साल कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर आ जाएगा।